नमस्कार। निसंतानता, आईवीएफ और मातृत्व विषय पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका मैं कंचन डोगरा नेगी बहुत स्वागत करती हूँ। किसी भी परिवार में खुशियों का बसेरा आखिर तभी होता है जब उसमें खुद की संतान के नन्हे कदम पड़ते हैं, लेकिन दंपति किसी कारण से संतान प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे ही निसंतान दंपतियों को नहीं कर पाते। ऐसे ही निसंतान दंपतियों को अब निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब इसका आसान इलाज आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में उपलब्ध है। निसंतानता और आईवीएफ के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ आपको बता देते हैं, इंदिरा आईवीएफ अहमदाबाद से डॉक्टर पार्थ हैं। हमारे साथ इंदिरा आईवीएफ दिल्ली से डॉक्टर आकांक्षा अलावादिया गुप्ता, इंदिरा आईवीएफ रायपुर से डॉक्टर शिल्पा पंवार। निसंतानता से जुड़ी हुई आपकी कोई भी अगर समस्या है तो आप हमारे डॉक्टर्स के साथ सीधे बात कर सकते हैं। आप नंबर जो हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले सवाल लेते हैं डॉक्टर पार्थ से। डॉक्टर पार्थ, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आईवीएफ तकनीक आखिर है क्या और इसके आविष्कार की जरूरत क्यों पड़ी? आईवीएफ तकनीक यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताऊं या उसके आविष्कार के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी साइंटिफिक तरीके से समझाना चाहूंगा। हर एक महिला में 2 अंडाशय होते हैं। इन दोनों अंडाशयों में निर्धारित मात्रा में अंडे ऊपर वाले ने दे रखे। इन्हीं अंडों में से महिला की हर माहवारी के दौरान एक अंडा बनता है, फूटता है और एडजेसेंट फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। उसी टाइम पे अगर पति पत्नी के बीच रिलेशन हो तो पति का स्पर्म भी बच्चेदानी से होते हुए नली में आता है। अंडे शुक्राणु दोनों का मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है, गर्भ का सर्जन होता है और यही गर्भ बच्चेदानी में आके चिपक जाता है और पूरा 9 महीना महिला उसको बच्चेदानी में बड़ा करती है और दुनिया में ले आती है। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब कई बार किसी कारणवश अगर ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो अंडे और शुक्राणु दोनों का मिलन नहीं हो पाता। यही कारण था आईवीएफ के उद्भव का और डॉक्टर्स ने यही सिंपल थिंकिंग के बारे में सोचा कि अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, एक रास्ते पे अंडे शुक्राणु नहीं मिल रहे तो उसको बाईपास करते हैं और उसी कारण आईवीएफ का उद्भव हुआ था 1978 में और लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। तो आईवीएफ क्या होता है मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। आईवीएफ में महिला के दोनों अंडाशयों में जो निर्धारित अंडे होते हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं, सोनोग्राफी की जाती है। जब अंडे सही साइज के बन जाते हैं तब उन अंडों को ओवम पिकअप नाम की प्रक्रिया के द्वारा महिला को 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए बेहोश करके सोनोग्राफी के माध्यम से अंडों को निकाल दिया जाता है। अंडे लेबोरेटरी में आ जाते हैं, पतिवीर का सैंपल देता है, अंडे शुक्राणु दोनों का मिलन लेबोरेटरी में होता है, गर्भ का सर्जन होता है और इसी गर्भ को 2 से 3 दिन तक लेबोरेटरी में पोषित करने के बाद महिला की बच्चेदानी के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और आगे का प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलता है। मतलब आईवीएफ ने क्या किया? आईवीएफ ने फैलोपियन ट्यूब को बाईपास किया, अंडे शुक्राणु का मिलन लेबोरेटरी में हुआ और गर्भ को तैयार किया गया। मतलब आईवीएफ एक साइंटिफिक तकनीक है जिसका उद्भव हुआ था बंद नलियों के कारण, जिसके माध्यम से दंपति संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो सुना आपने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आईवीएफ की शुरुआत ब्लॉक या फिर खराब ट्यूब वाली महिलाओं को संतान सुख देने के लिए की गई है और ये काफी लाभदायक भी साबित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं डॉक्टर आकांक्षा की तरफ। डॉक्टर आकांक्षा, कई महिलाओं के पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, तो क्या इससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है? इरेगुलर पीरियड्स के काफी कारण हो सकते हैं। तो इंडिया में सबसे कॉमन कारण हम देखेंगे अनीमिया यानी खून की कमी होना, या फिर थायराइड हार्मोन ऊपर नीचे होना। स्ट्रेस के कारण भी ये हो सकता है। पेशेंट्स को हम एज वाइज डिवाइड करते हैं। अगर कोई यंग लड़की है जिसकी अभी अभी माहवारी शुरू हुई है और पीरियड्स इरेगुलर है, ये नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन अगर काफी समय के लिए इरेगुलर पीरियड्स रहे और साथ ही साथ दूसरे सिम्टम्स हो, जैसे चेहरे पे पिंपल्स होना, बाल होना या वेट गेन होना, इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें अंडे हर महीने फूट नहीं पाते, उनकी ग्रोथ ठीक नहीं होती और अंडे टाइम से फूटते नहीं हैं। तो इस कंडीशन में इनफर्टिलिटी अक्सर देखी गई है और इरेगुलर पीरियड्स भी देखे गए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप दवाइयों या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट के सहारे प्रेगनेंसी पा सकते हैं। और भी कारण हो सकते हैं यंग पेशेंट्स में पीरियड्स इरेगुलर होना। कोई पेशेंट्स होते हैं
जिन्हें हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर यानी POF कहते हैं। ये पेशेंट्स की एज जरूर कम है, लेकिन साथ ही साथ उनके अंडों का नंबर भी कम होता है। इन पेशेंट्स के पीरियड धीरे धीरे हैवी नहीं बल्कि लाइट होते जाते हैं और इरेग्युलर भी होते हैं। अगर हमारे पास कोई महिला है जिसकी उम्र ज्यादा है तो इसे हम पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप कहते हैं। इस एज ग्रुप में भी इरेग्युलर पीरियड्स होते हैं। इन महिलाओं के अंडे भी धीरे धीरे खत्म होते हैं। जैसे एक औरत जन्म लेती है, अंडे नियमित होते हैं जो समय के साथ कम होते जाते हैं। तो इरेग्युलर पीरियड्स के काफी कारण हो सकते हैं और कोई कारण इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। इनके ट्रीटमेंट भी है और इन महिलाओं को संतान प्राप्ति जरूर हो सकती है। तो अगर आप हमारे डॉक्टर्स के साथ बात करना चाहते हैं, एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब, तो कॉल करिए। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर शिल्पा, आपसे कॉलर का सवाल है, उसका जवाब जानना चाहूंगी कि IVF तकनीक में आखिर टाइम कितना लगता है और पेशेंट को इसके लिए कितनी बार विजिट करना पड़ता है? IVF प्रक्रिया में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है और इस दौरान आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर के भी पेशेंट्स हो तो बाहर रुक सकते हैं। महिला को हम माहवारी के दूसरे दिन बुलाते हैं और हर दिन उनको इंजेक्शंस लगते हैं, जिसमें लगभग आधे से 1 घंटे का ही समय लगता है। और 2-3 दिन के अंतराल में हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि आपके अंडों की ग्रोथ कैसी हो पा रही है। तो लगभग 10-11 इंजेक्शंस लगने के बाद 12वें या 13वें दिन अंडे निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे हम हल्की बेहोशी में करते हैं, जिसे ओवम पिकअप भी कहा जाता है, तो इस दिन भी आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। दोपहर तक आपकी छुट्टी हो जाती है और उसी दिन आप लगे तो अपने घर भी जा सकते हैं। फिर जिस दिन हम अंडा निकालते हैं उस दिन हस्बैंड के शुक्राणुओं से हम भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो तैयार करते हैं और वो उसे 3रे या 5वें दिन महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अनुमानित 15 से 16 दिन का समय इसमें लग सकता है। तो IVF प्रोसेस में ज्यादा समय नहीं लगता और ये काफी सेफ भी है। डॉक्टर पार्थ, आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं में उम्र के साथ प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। महिलाओं में पुरुष से अलग ये होता है कि अंडों की मात्रा ऊपर वाले ने निर्धारित कर रखी है। वो निर्धारित अंडों की मदद से महिला की बच्चे पैदा करने की जो उम्र है वो भी निर्धारित हो जाती है। इसी अंडों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बच्चे पैदा करने की जो बेस्ट उम्र है महिलाओं के लिए वो है 21 to 30। 30 के बाद संभावनाएं कम होने लगती हैं, 35 के बाद बहुत कम हो जाती है और 40 के बाद अमूमन नहिवत के करीब आ जाती है। आज की तारीख में क्या होता है, पढ़ने लिखने के चक्कर में, करियर के चक्कर में शादी कम लेट होती है। शादी के बाद भी अगर महिला करियर ओरिएंटेड है तो प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करती है। तो इसीलिए मैं महिलाओं को यही सलाह देना चाहूंगा कि एक बार आपने जान लिया कि मुझे प्रेगनेंसी रखनी है तो सोनोग्राफी और AMH करके हार्मोन के माध्यम से ये जरूर जान लेना चाहिए कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है, क्योंकि ओवेरियन रिजर्व अगर बहुत कम है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का चांस भी कम हो जाता है। इसीलिए उसके साथ भी उम्र के साथ महिलाओं में बच्चेदानी में भी सूजन, फाइब्रोइड की तकलीफ आने लगती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए मैं महिलाओं को यही सलाह देना चाहूंगा कि अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने अंडों से संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ डॉक्टर के पास अपनी जांचें जरूर करवाइए और उनकी सलाह के अनुसार आप IVF के माध्यम से जल्दी संतान प्राप्ति कर सकते हैं। और एक भी अवकाश है कि अगर महिलाओं के अंडे बहुत कम या कम हो चुके हैं, नहिवत हो चुके हैं, तो IVF ओवम डोनेशन के माध्यम से करवा के ज्यादा उम्र होने के बावजूद, अंडे नहीं होने के बावजूद भी एक स्वस्थ प्रेगनेंसी धारण कर सकती हैं। तो उम्र के साथ अंडों की संख्या और क्वालिटी में कमी आ जाती है। और हमारे आज के शो की पहली कॉलर जुड़ गई है, हमारे साथ आशा हैं। आशा, पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप एक्सपर्ट से? मैम, पहले मुझे TB की बीमारी थी, उसका इलाज करा लिया, TB अब ठीक है, लेकिन गर्भ धारण नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे अब क्या करना चाहिए? TB एक बीमारी है जो भारत देश में बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गई है। आजकल जो डेटा आया है, देखा गया है कि हर साल 10 मिलियन से ज्यादा नए पेशेंट TB के होते हैं और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। TB एक डिजीज है जो पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर करता है। सबसे पहले ये ट्यूबों पर असर कर सकता है। TB में देखा गया है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकते हैं, उनमें पस भर सकता है जिसे हम पायोसैल्पिंग्स कहते हैं, उनमें पानी भी भर सकता है जिसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। अगर ट्यूब में ब्लॉक या सूजन आए
तो ये ट्यूब्स काम नहीं कर पाते। काफी बार टीबी की कंडीशन में देखा गया है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो महीन रेशे होते हैं, जिसे हम सीलिया कहते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, तो ट्यूब्स काम नहीं कर पाते हैं। टीबी गर्भाशय यूट्रस पर भी असर करता है, परत नहीं बनने देता है। साथ ही साथ ओवरी या अंडाशय जो होते हैं, अगर उसमें टीबी फैल गया तो समय से ओव्यूलेशन यानी अंडे फूटने की प्रक्रिया नहीं हो पाती। तो जैसे मैंने समझाया है, बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से जिस महिला को टीबी हो वह इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से गुजरती है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी पर इसका असर पड़ता है, लेकिन लेटेस्ट तकनीक अवेलेबल है, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर शिल्पा, आपसे जानना चाहेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी बीमारी के बारे में आजकल काफी सुनने में आ रहा है, ये है क्या और आईवीएफ से फायदा हो सकता है इसमें? नॉर्मली माहवारी का जो पहला दिन होता है उसे हम पहला दिन काउंट करते हैं, और माहवारी के लगभग 14वें दिन एक अंडा मैच्योर होता है यानी परिपक्व होता है, उसके बाद ये फूटता है। तो इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। इसी दौरान अगर संभोग होता है तो शुक्राणु बच्चेदानी से होते हुए नली में आते हैं और यहीं पे अंडे और शुक्राणु मिलते हैं, जिससे कि एम्ब्रियो यानी भ्रूण का तैयार होता है और यही प्रेगनेंसी हो जाती है। पर पीसीओडी में क्या समस्या होती है कि एक अंडा पकने के बजाय यहाँ पे मल्टीपल यानी छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट बनते हैं और एक भी अंडा आगे नहीं बढ़ पाता है, एक भी अंडे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है, परिपक्व नहीं होता है और फूटता नहीं है, यानी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, एनोव्यूलेशन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रेगनेंसी होने के लिए। तो पीसीओडी केसेस में भी आईवीएफ लाभदायक साबित हो रहा है। डॉक्टर पार्थ, लोगों को लगता है कि आईवीएफ में बच्चे मशीन में पैदा होते हैं और भी कई धारणाएं ऐसी हैं, आप बताइए हमारे दर्शकों को कितनी सच्चाई है इसमें? सही बात है, ये बिल्कुल एक धारणा है। बहुत सारी मान्यताएं हैं दंपतियों के, आज के समाज के नजरिए से कि आईवीएफ में फैक्ट्री मेड बच्चे होते हैं, हमारे पास स्टोर में है जो हमको दे देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। हमने आपको आईवीएफ ऑलरेडी समझाया। आईवीएफ में अंडे और शुक्राणु का खाली हम मिलन कराते हैं, जो आपके शरीर के अंदर नहीं हो रहा वो संभव करते हैं, और वो गर्भ 3 या 5 दिन हमारा मेहमान रहता है, उसके बाद हम महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर देते हैं। आगे का पूरा जो खेल है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होता है, तो इसमें कोई फैक्ट्री मेड बच्चे नहीं होते, वो आप ही की संतान है, उसमें खाली हम आपको मदद कर रहे हैं, इसीलिए इसको असिस्टेड रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो बिल्कुल गलत मान्यता है, तो गलत मान्यताओं के चक्कर में ना फंसे। आपने यही क्वेश्चन उठाया, इसलिए मैं और भी मान्यताओं को आपकी दूर करना चाहूंगा। आईवीएफ से जुड़ी और एक मान्यता है कि आईवीएफ में बहुत दर्द होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। आईवीएफ में कोई ऑपरेशन नहीं होता, टांका चीरा नहीं होता, इवन रात को रुकना नहीं पड़ता। ये बिल्कुल संभवत तरीके से पेनलेस प्रक्रिया है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ करने के बाद 9 महीना सोए रहना पड़ेगा, आपको नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आप घर में सीढ़ी चढ़ उतर नहीं कर सकते। ये सारी गलत मान्यताएं हैं। आईवीएफ के बाद आपको एक नॉर्मल प्रेग्नेंट महिला की तरह सोचना है। भारी कम भारी वजन अवश्य अवॉइड करिए, बाकी बने उतना नॉर्मल महिला की तरह, एक नॉर्मल प्रेग्नेंट महिला की तरह आप जिंदगी जिएगा तो आपको और फायदा होगा। और एक मान्यता है कि आईवीएफ से मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, ट्विंस ही होते हैं, ये भी गलत मान्यता है। हाँ, आईवीएफ से मल्टीपल प्रेगनेंसी का रेट ज्यादा रहता है, पर अमूमन 30% के करीब ट्विंस प्रेगनेंसी है। इवन आप ये चाहते हो कि मुझे अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो सिंगल प्रेगनेंसी चाहिए, वो भी आज की तारीख में प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग और ब्लास्टोसिस कल्चर यानी कि एडवांस प्रक्रियाओं की मदद से आप सिंगल सबसे सक्षम एम्ब्रियो का चयन करने के बाद सिंगल प्रेगनेंसी धारण कर सकती हैं। तो दर्शकों, आईवीएफ से डरने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि ये काफी सेफ है और सक्सेसफुल है। और लीजिए, हमारे साथ एक और कॉलर इस समय मौजूद हैं। राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, क्या है आपका सवाल? मैम, मैं पूछना चाहता, लखनऊ और दिल्ली में मैंने 2 बार आईवीएफ करा लिया पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहा है वो, तो उसमें क्या किया जाए? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हिम्मत मत हारिए। अगर आईवीएफ फेल हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी भी संतान प्राप्ति नहीं होगी। बहुत जरूरी है ये याद रखना कि एक अच्छे आईवीएफ सेंटर का चुनाव कीजिए, जहाँ पे पहले भी ऐसे पेशेंट्स आए हैं और जहाँ पे रिजल्ट्स ठीक हैं। अगर पेशेंट के आईवीएफ फेल हुए हैं तो इन पेशेंट्स से कहते हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ले आइए, देखेंगे कि निसंतानता या इनफर्टिलिटी का क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम एग में था,
क्या प्रॉब्लम स्पर्म में था, क्या ट्यूब्स में था, या फिर गर्भाशय में था, या फिर कोई और वजह थी। इसके बाद देखना जरूरी है कि ट्रीटमेंट क्या दी गई थी और इन पेशेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है। जैसे कि अगर स्पर्म में प्रॉब्लम था तो हम इनको कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट ऑफर कर सकते हैं, जैसे DFI, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, या फिर माइक्रोफ्लूइडिक्स टेस्ट, जो हमें हेल्प करते हैं बेस्ट स्पर्म सिलेक्शन में। अगर स्पर्म करते हैं बेस्ट स्पर्म सिलेक्शन में, अगर स्पर्म काउंट कम है तो ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पे अगर एक भी हेल्दी स्पर्म मिल जाए तो अंडे से मिला के एक हेल्दी भ्रूण बनाया जा सकता है। अगर देखा गया था कि पहली बार जब IVF हुआ है या दूसरी बार प्रॉब्लम आया है भ्रूण या एम्ब्रियो में, इसके लिए भी आजकल काफी एडवांस तकनीक आ गए हैं। लेजर असिस्टेड हैचिंग एक तकनीक है जो एम्ब्रियो की खोल को छीलने में और एम्ब्रियो को गर्भाशय में चिपकने में हेल्प करता है। एक और तकनीक है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। 5वें दिन के भ्रूण को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अगर भ्रूण को 5वें दिन तक बड़े किया जाए, देखा गया है कि ये भ्रूण ताकतवर होते हैं और इनमें प्रेगनेंसी रेट्स बेटर होते हैं। तो भ्रूण पे ये टेक्निक्स यूज किए जा सकते हैं। तो अगर पेशेंट हमारे पास आए और पहले IVF फेल हुआ है तो इन्हें हम कहते हैं कि आजकल IVF में बहुत एडवांसेस हैं, इंजेक्शंस में भी एडवांसेस है, रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस अवेलेबल है, एग के लिए, स्पर्म के लिए, भ्रूण के लिए डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक टेक्निक अवेलेबल है। तो हिम्मत मत हारिए और आपकी ट्रीटमेंट जारी रखिए। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया आपको कि IVF में सफलता नहीं मिलने पर निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधुनिक तकनीक अब उपलब्ध है। आप हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। निसंतानता से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमारे डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। डॉक्टर शिल्पा, मेरा सवाल आपसे है कि आंकड़ों के अनुसार निसंतानता के लिए पुरुष भी समान रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं, तो पुरुष बांझपन में IVF तकनीक के क्या लाभ हैं? जो आज से 10-20 साल पहले पुरुषों में जो शुक्राणुओं की संख्या 80 से 90 मिलियन हुआ करती थी, आज वही घट के मात्र 30 से 40 मिलियन रह गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, तो इसका जो मापदंड यानी इसकी गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी पुरुष को पिता होने का सुख चाहिए तो उसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम से कम 15 से 20 मिलियन होनी चाहिए। पर कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनकी शुक्राणुओं की संख्या 10 से 15 मिलियन ही है। तो ऐसे पुरुष एक टेक्निक है जिसे हम IUI कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, या कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके भी ऐसे पुरुष संतान होने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब जो पुरुष ऐसे भी हैं जिनकी जो शुक्राणुओं की संख्या है वो मात्र 5 से 10 मिलियन है, तो ये लोग IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारी पहली टेक्निक इजाद हुई थी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, इस टेक्निक में से भी पिता बनने, इस टेक्निक में क्या होता है कि अंडा लिया जाता है महिला का और उसके आसपास लगभग 50,000 शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं। जो इसमें सबसे स्वस्थ शुक्राणु होता है वो इस अंडे से मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ऐसे भी कुछ पुरुष है कि जिनके शुक्राणुओं की संख्या 5 मिलियन से भी कम है या 1 मिलियन भी है। तो ऐसे पुरुष भी आज एक एडवांस टेक्निक आई है जिसे हम ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि महिला का अंडा लिया जाता है और उस अंडे में एक पतली नली के माध्यम से शुक्राणु को छोड़ दिया जाता है, यानी अंडे और शुक्राणु को हम फर्टिलाइज ही कर देते हैं। तो इसका सफलता का दर 70 से 75% के लगभग है। तो ऐसे पुरुषों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि जिनका शुक्राणुओं का काउंट काफी कम है। अगर उनके 100 शुक्राणु हैं तो भी हमारा ICSI टेक्निक से वे पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे जैसे IVF में भी एडवांसमेंट आ रही है, तो एक प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ICSI टेक्निक है वो पुरुषों के कॉज के लिए एक प्रकार का वरदान ही है। पुरुषों की समस्याओं में भी IVF तकनीक कारगर है। और डॉक्टर पार्थ, क्या पुरुष नसबंदी के बाद भी खुद के शुक्राणु से पिता बनना संभव होता है? ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 2 चीजें हैं।
एक पुरुष में नसबंदी और 2 उसके बाद भी संतान प्राप्ति खुद के ही स्पर्म से। तो सबसे पहले पुरुष का मैकेनिज्म समझते हैं कि हर एक पुरुष में 2 टेस्टिस होते हैं, यानी कि स्पर्म बनने का फैक्ट्री, वहां पे स्पर्म बनते हैं, उसी के शरीर के अंदर नली के माध्यम से उसका वहन होता है। रिलेशन के बाद जो वीर्य गिरता है उसमें ये स्पर्म करोड़ों की मात्रा में होते हैं। अगर किसी कारणवश पुरुष ने नसबंदी करा ली तो ये नस बंद हो जाएगी और वीर्य में स्पर्म की मात्रा हो जाएगी 0। ये हो गया पुरुष नसबंदी के बाद का पिक्चर। अब पुरुष को चाहिए कि मुझे अपने ही स्पर्म से संतान प्राप्ति करनी है, तो यहां पे अवकाश आता है आईवीएफ के सबसे एडवांस पद्धति यानी कि ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक। ये टेक्निक क्या होती है? ICSI टेक्निक में आईवीएफ का प्रिंसिपल ही फॉलो किया जाता है कि इंजेक्शन देकर अंडों को तैयार करके निकाल लिया गया। अब ICSI में एक अंडे के अंदर, महिला के एक अंडे के अंदर पुरुष का एक स्पर्म निष्णात एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप की नजर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब महिला के 10-15 अंडों के लिए पुरुष के मात्र 10 से 15 गुड क्वालिटी स्पर्म चाहिए। पर अगर नसबंदी हो चुकी है तो ये भी वीर्य में से मिलना नामुमकिन है, तो इसीलिए टेस्टिकुलर बायोप्सी की जाती है। पुरुष के गोटियों में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। कोई ऑपरेशन नहीं है, टाका छीरा नहीं है, जस्ट 5-10 मिनट्स प्रोसीजर। अगर ये टेस्टिकुलर बायोप्सी में पुरुष के 10 से 15 भी गुड क्वालिटी स्पर्म्स मिल जाते हैं तो ICSI की मदद से अपने ही स्पर्म से अपनी वाइफ को गर्भवती कर सकता है। तो मेरा जवाब यही है, यस, एक बार अपनी टेस्टिकुलर बायोप्सी करवाइए नसबंदी के बाद, और अगर आपके स्पर्म वहां से मिल जाते हैं तो आप अपने ही स्पर्म से ICSI की मदद से संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि पुरुष नसबंदी के बाद भी पिता बनना संभव हो गया है। निसंतानता और आईवीएफ तकनीक के बारे में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने बेहद खास जानकारी अपने दर्शकों को दी है। निसंतान दंपतियों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। आपके कॉल्स लगातार हमें मिल रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण कॉल्स अटेंड हम नहीं कर पा रहे। अगर आप भी निसंतानता या फिर उससे जुड़ी हुई किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स आपको इस कार्यक्रम के बाद भी परामर्श देंगे। आज के प्रोग्राम के लिए तमाम डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की कॉल्स अटेंड करके उनके सवालों के गंभीर जवाब देने के लिए। इसी के साथ आपका डॉक्टर कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना खास ख्याल और देखते रहिए इंडिया न्यूज।